वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ डाइटिशियन मोहसिन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आपका तारुफ हम करवा देते हैं। ये डाइटिशियन हैं और लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हैं डायबिटीज़ के रिलेटेड, और उस पर कुछ डिस्कशंस होंगी। कौन सी ऐसी डाइट है जो कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर देती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डाइटिशियन मोहसिन रज़ा मुझे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है कि डायबिटीज़ को रिवर्स करने की ये सवाल एज़ इटसेल्फ जो है वो मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो अगर किसी इंसान को हो गई है तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उसे मैनेज करेगा। रिवर्स जो है वो ये चीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज़ जो है वो अगर वो हेल्दी डाइट खाएगा और मैनेज करेगा तो उसका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल ठीक रहेगा। और अगर वो छोड़ देगा, मेडिकेशन छोड़ देगा या डाइट अपनी जो है वो रूटीन छोड़ देगा, तो फिर जो है वो उसका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाएगा। तो इसकी मैनेजमेंट हो सकती है डायबिटीज़ की, और वही एक बेहतर चीज़ है कि जो एक पेशेंट जो है वो कर सकता है। तो एज़ इटसेल्फ जो है वो रिवर्स का जो है वो कोई इसको हमने टैग देना, ये जो है वो एक बिल्कुल गलत है। हाँ, हम इस चीज़ को तो कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंजेस में लेकर आ गए हैं, तो वो खुद को बोल सकते हैं कि वो रिवर्स कर गई है। मतलब वो ये बोल सकते हैं कि उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, कि आपने खुद की डाइट को इस तरह मैनेज कर लिया है कि आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंजेस में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, या बहुत कम चांसेस होते हैं। कुछ लोगों में हो जाती है जो कि प्री डायबिटिक होते हैं, या फिर कोई किसी का एक स्पेसिफिक पीरियड चल जाता है जिसे हनीमून फेज कहते हैं। उस दौरान उनकी बॉडी में एबिलिटी आ जाती है कि वो खुद से नॉर्मल रेंजेस में रख लेती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में ये चीज़ रिवर्स नहीं होती, वो सिर्फ मैनेज करते हैं। अगर वो मैनेज को रिवर्स बोल लें तो इट्स अप टू देम। बेसिकली जो है वो आपने जैसे बात की कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं। बेसिकली टाइप 2 में या तो होता है कि इंसुलिन की जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसमें फिर उन्हें मैनेज करना पड़ता है। या फिर इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन रेजिस्टेंस आ जाती है, वो कोई भी रीज़न हो सकती है, फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकती है, वो उस चीज़ को ठीक करेंगे तो अल्टीमेटली जो है वो इंसुलिन की जो है वो प्रोडक्शन ठीक हो जाएगी। स्ट्रेस जो है वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी में होती है, वो विद टाइम जो है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस हुआ है जिस तरह, और अकॉर्डिंगली जो है वो ठीक होगी। तो ये जो है वो इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और डायबिटीज़ का जो कंसेप्ट है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या डायबिटीज़ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर जो है वो आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, एक मैं नॉर्मल इंसान के लिए कह रहा हूँ कि अगर फास्टिंग करते हुए आपको अच्छा बेहतर फ़ील हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी के अंदर इतने रिज़र्व्स हैं कि वो जो है यूटिलाइज़ हो रहे हैं, तो आपको वेस्टिंग फ़ील नहीं हो रही, आपको कमज़ोरी फ़ील नहीं हो रही। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोई इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं है न्यूट्रिएंट्स की, आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, तो फिर जो है वो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, कम खाना दे रहे हैं बॉडी को, तो फिर बॉडी अपने आप को जो है वो खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो कमज़ोरी हो जाएगी, आपका वेट लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और अल्टीमेटली जो है वो शुगर के पेशेंट के अंदर ये वेस्टिंग का बहुत जो है वो कॉमन कंसेप्ट है कि सिर्फ बेली फैट रह जाता है उनके जो है वो बॉडी में, बाकी जो है वो मसल वेस्टिंग हो जाती है, बॉडी अपने आप को खा लेती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते सही तरह। अच्छा, मेरे जो क्लिनिक पे जितने भी लोग आते हैं, या वैसे अगर मेरी कोई वीडियो कॉल्स हो रही हैं या वीडियो कंसल्टेशंस हो रही होती हैं, तो ये मैं ऑलमोस्ट 30 to 40% ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह की डाइट पे होते हैं कि वो दिन में 2 टाइम खा रहे होते हैं। एक टाइम सुबह ले लिया, एक टाइम रात में ले लिया। तो इस दोनों टाइमिंग्स में भी उनका जो पोर्शन है ना, वो बहुत मिनिमल ले रहे होते हैं, बहुत कम ग़िज़ा खा रहे होते हैं। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती यही है कि आप सिर्फ 6 घंटे के लिए खा रहे हैं, बाकी पूरा दिन आप कुछ भी नहीं खा रहे होते। तो मैं इस चीज़ को इंटरमिटेंट फास्टिंग से इस तरह करता हूँ क्योंकि आप बहुत थोड़े टाइम के लिए ले रहे हैं खाना। तो उनके, और एक और मज़े की बात यह है कि उनके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंजेस में होते हैं, बिल्कुल उनके ठीक होते हैं। जब वो कुछ ले ही नहीं रहे तो उनके ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंजेस में आएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत जो उनमें ना, फिर इस हर चीज़ का कोई फ़ायदा होता है तो नुकसान होता है। किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी की मसल वेस्टिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, हाँ चक्कर आएंगे इस तरह। अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो उनका कंसीव नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रही जो कि रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की। पाकिस्तान की मैक्सिमम आवाम को पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है क्या, क्योंकि बेसिक न्यूट्रिशन नॉलेज है ही नहीं पाकिस्तान के पास। तो एज अ डाइटिशियन मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेसिफ़िकली डायबिटीज़ में इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएं,
क्योंकि इसमें आपको बार बार स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील लेने होते हैं ताकि आपकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा, जिसे हम हाइपर बोलते हैं, हाइपर स्टेट में जाए, ना ही ब्लड शुगर लेवल बहुत कम जाए जिसे हम हाइपो बोलते हैं। तो हम इस तरह में उसे मैनेज करते हैं। आपके नज़दीक सबसे अच्छे और बुरे खाने या मील्स कौन से हैं या फूड्स कौन से हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए हो सकते हैं? मेरे नज़दीक जो है वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट है ना, शुगर के पेशेंट है, उनके लिए जो प्रोटीन है ये एक बहुत अच्छा जो है वो फूड है, सोर्स है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो सबसे एंड पे हजम होता है। अगर हम खानों में देखें तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, रोटी है, चावल है, ठीक है, ये जो है वो सबसे पहले हजम हो जाते हैं आपके जिस्म में। उसके बाद जितने भी जो है वो फैट्स वाली चीज़ें हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स वगैरह हैं, ये उसके बाद हजम होते हैं, और उसके बाद जो है वो प्रोटीन का सबसे जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है आपकी बॉडी में हजम होने में। उसका क्या फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी में जब आप प्रोटीन खाते हैं तो फ़ौरन से जो है वो ब्लड में शामिल नहीं होगा और फ़ौरन से जो है वो ग्लूकोज़ स्पाइक नहीं आएगा। बल्कि जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जैसे-जैसे हज़म होता रहेगा, आपकी बॉडी में जो है वो प्रोटीन शामिल होते रहेगी ब्लड के अंदर, तो वो जो है वो मिनिमल जो है वो ग्लूकोज़ स्पाइक देगा, बहुत कम देगा, जिसकी वज़ह से आप एनर्जेटिक भी फ़ील करेंगे बहुत अरसे तक, भूख नहीं लगेगी आपको बहुत देर तक, और उसके साथ-साथ जो है वो इंस्टेंट ग्लूकोज़ स्पाइक की वज़ह से कोई इश्यू नहीं होगा, इंसुलिन जो है वो उसको ट्रिगर में जो है कोई इश्यू नहीं होगा, पैंक्रियाज़ को रेस्ट मिलेगा इसके साथ-साथ। तो बेस्ट फूड तो मैं कहता हूँ कि प्रोटीन है, और जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मतलब जिसमें जो है वो होल व्हीट जो है वो आ जाती है, होल ग्रेन्स आ जाते हैं, मल्टीग्रेन आ जाती है। और जो बुरा सबसे खाना अगर हम देखा जाए, बुरा नहीं हम कह सकते, हम कह सकते हैं जो उनके लिए मुनासिब नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, वो जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं जो कि रिफाइंड आटे से बनी होती है। उसमें केक रस हैं, व्हाइट आटे की जो है वो रोटी है, या जो है वो ब्रेड है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ौरन से जाके जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि इनको टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, जो है वो कोई भी प्रोसेस नहीं होना बॉडी के अंदर, ग्लूकोज़ ने डायरेक्ट जाके जो है वो शामिल हो जाना है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से इंस्टेंट ग्लूकोज़ स्पाइक आएगा, उनको जो है वो आप चेक करेंगे उनका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल काफ़ी जो है वो हाई होगा। लेकिन 2 घंटे के बाद जो है वो फिर अपने आप को वो थका-थका फ़ील करेंगे, क्योंकि जब ग्लूकोज़ स्पाइक नीचे जाएगा तो जो है वो ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, और इसी स्टेट में जो है वो उनको फिर काफ़ी इश्यू आते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, या कोई जो है वो कार्डियक इश्यू जो है वो हो सकता है, ये कॉमन हो जाते हैं ये अंदर। अच्छा, इसमें एक तो ये पॉइंट है, आपके पॉइंट बहुत वैलिड हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा इस लिहाज से भी देखता हूँ कि कोई भी खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, ये आपके न्यूट्रिशन नॉलेज की कमी है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा खाना कितनी अमाउंट में लेना है और कब खाना है। जैसे सपोज़ अगर मैं अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पराठा खा सकते हैं, ये क्वेश्चन जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं ये मैक्सिमम लोग पूछते हैं, ठीक है। अब पराठा बुरा नहीं है, ठीक है, अब पराठा बुरा नहीं है, लेकिन मसला यह है कि उसका आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सपोज़ अगर आप एक पूरी रोटी खा सकते हैं जिसके ऊपर ऑयल नहीं लगा हुआ, तो आपको पराठा उसका 4th या 5th पार्ट लेना पड़ेगा, यानी कि 2 लुकमे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चॉइसेस या कोई भी खाना बुरा नहीं है, आपको आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि आपको कितना पोर्शन साइज लेना है। और लोग बेसिकली पराठा चाय खाना चाहते हैं, हाँ, या जो है वो पराठा अचार खाना चाहते हैं, वो प्रोटीन का कोई सोर्स ऐड ही नहीं है है ही उसके अंदर। हाँ, सही तो बात है, बिल्कुल। सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, वो पराठे की फॉर्म में भी खाएं, हाँ। वो नुकसानदेह है। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, इनमें डिफरेंस क्या है हमारी। हाँ, चीज़ों का बता देता हूँ ना साथ साथ, जो चीज़ें जिसमें और इसमें आजकल ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ कॉमन हुई है। मेरे पास 20 to 30% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ यही बोलते हैं कि सर हम फ़लाँ आटा ले रहे हैं, फ़लाँ चीज़ का मिक्स आटा, हम जौ का खा रहे हैं, बाजरे का खा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? बेसिकली वो आप ये देखें कि वो जो है वो जौ का खा रहे हैं या बाजरे का खा रहे हैं, वो उसके खाने से खुश भी हैं या नहीं है, या जो है वो सिर्फ मजबूरी के तहत खा रहे हैं, या वो कोई वीडियो से इन्फ्लुएंस होके खा रहे हैं, हाँ, किसी की वीडियो देखी या किसी के कहने पे हाँ, कि हमने ये खाया वो ठीक हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता। आप एक ही फूड को जो है वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस दोगे, मतलब आप ये देखेंगे अगर आपको किसी ने कहा कि गंदम के आटे से आपने अवॉइड करना है या रिफाइंड आटे से अवॉइड करना है, आप उसके मुतबादल में अभी आटा ही लेके आ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ही लेके आ रहे हो, नो डाउट वो अच्छे सोर्स हैं, जितने भी अजनास हैं हमारे। लेकिन मकसद ये है कि हमने जो है वो बैलेंस मील खाना है, जो एक जो है वो बैलेंस प्लेट का एग्ज़ैक्टली। कांसेप्ट है, उसमें जो है वो दालें, गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट
और रोटी और डेयरी की आइटम्स, दूध दही वगैरह है, ये हमारी हर प्लेट में शामिल होनी चाहिए और हर टाइम पे। ये नहीं है कि दही का टाइम सिर्फ सुबह है, दूध का टाइम सुबह या रात को है, और जो है वो सलाद सिर्फ दोपहर के लिए है, और जो है वो सालन जो गोश्त है वो हफ्ते में 1-2 बार बनना है। तो इस तरह जो है वो ये लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें हमारी डेली की खाने वाली है और कभी भी खाने वाली है। हाँ, सही ये बात। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो सुबह दोपहर शाम में डिफरेंट और ये कुछ डॉक्टर्स ने जो कि एमबीबीएस हैं, उन्होंने अपने आटे इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली जो है मल्टीग्रेन को जो है वो हम सपोर्ट तो करेंगे इन अ टर्म ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ। लेकिन उसका बिहाइंड द सीन वो उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, तो क्या वो इससे मल्टीग्रेन है अभी सही? वही तो बात है ना हाँ। कि वो उसमें डाल क्या रहे हैं, और जो है वो क्लेम करते हैं कि रिवर्स हो जाएगा सारा कुछ, ठीक हो जाएगा 3 दिन में शुगर जो है वो ठीक हो जाएगी। भाई 30 साल लगे हैं उस इंसान को शुगर होने में, तो आप कह रहे हैं कि 3 दिन में जो है वो ठीक हो जाएगी, तो ये फॉल्स क्लेम करने से बेहतर है कि साइंटिफिक एविडेंस जो है वो होने चाहिए। अच्छा, कॉन्टिन्यूस अगर आपने ब्लड शुगर लेवल चेक करने हैं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है डायबिटिक में, तो इसके लिए सबसे अच्छी हमारे पास क्या ऑप्शंस है? एक तो जो है वो मार्केट में आता है ग्लूकोज मीटर, जो है वो आप अपनी जो है वो बॉडी पे इंस्टॉल कर सकते हो। उसका क्या फ़ायदा होता है, जो है वो आप अपने मोबाइल से जो है उसे मॉनिटर कर सकते हो। वो आपको बताएगा दोनों चीज़ें, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। मतलब वो आपको ये बताएगा, फॉर एग्जांपल आपने सुबह जो है वो 1 पराठा, 1 अंडा और चाय जो है वो आपने लिया, जो लोगों का बड़ा कॉमन सा नाश्ता है, तो हेल्दी है। तो वो ये खाया उन्होंने, तो कितना जो है वो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक आया, कितने जो है वो मिलीलीटर जो है वो आया ग्लूकोज स्पाइक, वो बताएगा उसे। और वो भी बताएगा कि कितनी देर के लिए जो है वो ब्लड ग्लूकोज जो है वो हाई रहा है, और फिर कब नीचे आया, कैसे आया। तो वो इजीली जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, फार्मेसी से जो है मिल जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है वो आप जो है वो उसे इंस्टॉल कर सकते हो ग्लूकोज मीटर को, या जो है वो सिंपली आप ग्लूकोमीटर अपने घर रखें, और आप हर खाने से पहले या बाद में रैंडमली चेक कर सकते हो, और जो है आफ्टर मील जो है वो चेक कर सकते हो, फास्टिंग कंडीशन में कर सकते हो। इसमें वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ जाता, क्योंकि इसकी मतलब नो डाउट वो सबसे अच्छा है जो आप करते हैं, वो आपको 24 आवर्स की बता रहा होता है, लेकिन उसकी पाकिस्तान में कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 to 15,000 है फॉर 15 डेज़। आपको आफ्टर 15 डेज़ आपको चेंज करना होता है। तो नॉर्मली अगर आप 30,000 रुपये सिर्फ अपनी ब्लड मॉनिटरिंग पे लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट है, सबसे सबसे अच्छी चीज़ है। जो नहीं कर सकते उनके लिए हमारे पास उनके लिए ग्लूकोमीटर हमारे पास अवेलेबल है, सबसे बेस्ट है। वो सबसे अच्छा है कि हाँ। इंस्टेंट चेक होता है हाँ, उससे। इस टाइम। और जो है वो आप फास्टिंग में करें, रैंडम करें, जब हाँ। मर्जी करें, सुबह शाम, और वो स्ट्रिप्स जो है वो कोई इतना ज़्यादा जो है वो उसका कॉस्ट नहीं आती, वो इजीली जो है वो आपको मार्केट से मिल भी जाती है, तो वो ग्लूकोमीटर इजीली जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा मुजाहिद साहब, मैंने आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर किया है, जिसमें बेसिकली ये फैसलाबाद का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे दिल का इलाज होता है, और वहाँ पे मेरा अपना पेशेंट था, और वहाँ पे मौजूद हर एक पेशेंट की फाइल में ये डाइट प्लान था। सबका एक ही था हाँ, या डिफरेंट? ना, सबका एक ही था, कॉपी एंड पेस्ट था। हाँ जी। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऐसे हार्ट पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है। उनकी आप डाइट पढ़िए, मुलाहिजा फरमाइए कि आपने, हाँ, आप नाश्ते में आपको कस्टर्ड लेना है, आप, हाँ, खीर कस्टर्ड लेना है, उसके अलावा दोपहर में आपको ताज़ा फलों का जूस पीना है, शाम में भी ताज़ा फलों का जूस पीना है, और इस टाइप का ये, और ये हर एक के लिए हल्की दूध की पत्ती। हाँ, और ये और सब। ये एक जो है वो डायबिटीज का पेशेंट है जिसका जो है वो हाँ जी। आपने प्लान जो है वो कॉपी किया वहाँ से। बेसिकली जो है वो अब यही जो है वो गफलत कह सकते हैं हम इस चीज़ को, या जो है वो तवज्जो नहीं है इस चीज़ में कि जो है वो न्यूट्रिशन कितनी इम्पोर्टेंट है हर जो है वो डिजीज़ में। अब ये जो पेशेंट है वो ये ज़िंदगी मौत की जो है वो जंग लड़ता है हमेशा हॉस्पिटल में, जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और वहाँ जो है वो डॉक्टर्स को ये आइडिया नहीं है कि पेशेंट क्या खा रहा है। फॉर एग्जांपल जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो अब उसकी शुगर लेवल जो है वो 300-400 है, लेकिन उसके डाइट प्लान के मुताबिक हम उसको जो है वो और शुगर दे रहे हैं, कस्टर्ड की फॉर्म में दे रहे हैं, सेवियाँ दे रहे हैं। और बेसिकली ठीक है अगर ये चीज़ें दे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि चीनी के बगैर देनी है, या जो है वो आपने बनाना है कैसे है, उसका वे ऑफ मेकिंग कैसे होना चाहिए, रेसिपीज़ क्या है। बेसिकली न्यूट्रिशन जो है वो हमने कोई किसी को प्लान रिकमेंड करना है, रेसिपीज़ बतानी है हमने, लेकिन कैसे बनाना है, आपने क्या-क्या चीज़ डालनी है, क्या-क्या चीज़ नहीं डालनी है आपने। और फलों का जूस जो है वो लोग बड़ा जो है वो इसको हेल्दी समझते हैं,
तो सबसे जो है वो बड़ा इंडिकेटर है शुगर बढ़ाने का ये जूस ही होता है। और अमाउंट यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कि आपने कितनी अमाउंट में लेना है। मैं ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए था, हाँ कोई डाइटिशियन नहीं आया। बहुत सारे डॉक्टर्स थे लेकिन कोई डाइटिशियन नहीं आया। मतलब ये मेन, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका मेन कंसर्न है अभी इस टाइम पे आपकी डाइट। और डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैनेज ही उनसे डाइट से होता है। हाँ, वहाँ पे आप इतनी एक्सपेंसिव आपने कैलीग्राफीज लगाई हुई हैं, लेकिन क्या आप एक डाइटिशियन भी अफोर्ड नहीं कर सकते? आप बिल्कुल ना रखें हर वार्ड में या हर पेशेंट के लिए। हॉस्पिटल में तो एक हाँ, रख लें। एक फ्लोर पे तो एक हो सकता है, दिन बिल्कुल। में एक बार चेक तो कर सकते हैं ना। इतना तो गवर्नमेंट आप पे खर्च कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस अपील ही कर सकता हूँ कि आप लाजमी करें। ये लेकिन आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से मैं भी यही ऐड करूंगा कि हम्म, अच्छा खासा जो है वो पहले हॉस्पिटल्स में आती थी जो है वो हेल्थ सुपरवाइजर्स की जॉब या न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब, या स्कूल्स की हेल्थ के लिए आते थे स्कूल हेल्थ सुपरवाइजर्स जो है वो, जो न्यूट्रिशन की सीट्स होती थी जिनमें एमएससी इस्लामियत, एमए इस्लामियत के, एमए उर्दू के, सोशल साइंस के लोगों को भर्ती किया गया। सही बात है। उनका क्या फ़ायदा है? जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ है, इन अ सेंस के ऑनलाइन न्यूट्रिशन के लिए कोई जो है वो सुप्रीमेसी नहीं करनी। उन्हें पता ही नहीं है। कोई जो है वो ये नहीं पता कि बच्चों को हमें स्कूल में जाके क्या बताना है कि बच्चों क्या खाना है। उन्हें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ही उनको नहीं पता। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन नहीं पता और वो न्यूट्रिशनिस्ट की सीट पे जो है वो भर्ती है। 17 स्केल की जो है ये भर्ती है। और जो हकदार जो है न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनका ये हक भी नहीं है कि वो अपनी आवाम के लिए जो है वो कोई बेहतरी कर सकें किसी भी हॉस्पिटल में जाके। तो ये जो है वो आपके पॉडकास्ट की तवज्जो से रिक्वेस्ट ही है अदारों को सही बात कि है। इस पे जो है वो नजर सानने की जो है ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, मतलब डाइटिशियन की मुझे लगता है हर एक वार्ड में बिल्कुल सर। और 24 आवर्स ज़रूरत होती डाइटिशियन है। आपका हर अदारे में होना चाहिए, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हर जगह जो है वो बैंकिंग सिस्टम में जो है वो डाइटिशियन होना चाहिए, क्योंकि उनका प्रोफेशन जो है वो ऐसा है कि उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बेचारों की। तो उनको ये एजुकेट करना, और वो लोगों का खाना क्या होता है, मोस्टली बाहर से उन्होंने खाना खाना होता है, उनको हेल्दी ऑप्शन मिल नहीं रहे होते, तो उन्हें ये एजुकेट करना है हमने कैसे करना है। तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए बहुत ज़रूरी है डाइटिशियंस होना। सही बात। लेकिन जो है वो ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में तो ऐसा। और मतलब मैं अपने पेशेंट की बात करता हूँ, मेरे पेशेंट ने ऑलमोस्ट 15 ग्राम टू 20 ग्राम कार्ब्स लिए और उसके बाद 30 यूनिट्स उन्होंने लगाए ड्यूरिंग हॉस्पिटल विजिट। यार ये देखिए कि उन्होंने क्या खाया। हाँ, क्या खाया, तो उन्होंने वो यूनिट्स लगाए। तो उनकी फिर भी स्ट्रेस की वजह से उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स थे वो 300 थे। वो पहले ही इतने ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं, और फिर उस स्ट्रेस की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल इतने ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहे होते हैं, और वहाँ पे डाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से ये वाला डाइट। ये एक सानहा है हमारे लिए और अदारों की आंखें खोलने के लिए, बस इतना ही काफ़ी है कि एक डाइट प्लान सब पेशेंट्स के लिए, मतलब 300 पेशेंट्स एडमिट है, 300 के लिए एक ही डाइट प्लान है। कैसे हो सकता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान की जो है वो बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट ना हो? मेरी रिक्वायरमेंट बॉडी की और है, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो और है, किसी और पेशेंट की और होगी। किसी को ज़्यादा जो है वो किसी का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो आप सबको एक तरह का खाना कैसे दे सकते हैं? आपके घर में जो है वो लोग एक जैसा खाना नहीं खाते, तो जो है वो पेशेंट्स जो है वो कैसे एक जैसा खाना खा सकते हैं? कॉपी एंड पेस्ट। हाँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, अच्छा बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारी ब्लड शुगर लेवल इस तरह आ गया, हमारी HbA1c इस तरह हो गई है, यानी कि बेसिकली वो डायग्नोसिस हो जाते हैं डायबिटीज़ के। ठीक है, तो जैसे कि वो बेसिकली डायग्नोसिस हो जाते हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के, वो पूछते हैं अब क्या करें, तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले तो जो है वो जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एक्सेप्टेंस, कि अब आपने जो है वो एक्सेप्ट करना है कि ठीक है यार, अगर मुझे है वो मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, मुझे डायग्नोज हो गया है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि मैं इसको जो है वो ठीक करूँगी। ये एक पहला जो है वो साइकोलॉजिकल एक टूल है जो आप यूज़ करते हो अपनी बॉडी के लिए। आप डिनाइल फेज से निकल के कहते हो कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसे, कि ठीक है मुझे होगी, अब मैं इसको मैनेज करूँगा। और मैं अपने आप को धोखा नहीं दूंगा कि शुगर फ्री चीज़ें, मतलब मैं चीनी को जो है वो शक्कर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, गुड़ वाली चीज़ें खानी शुरू कर दूंगा, उनसे जो है वो मुझे नहीं होगी शुगर जो है वो। ये सारी जो है वो सरासर जो है वो मिथ्स है। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल देखना है कि किस चीज़ की वजह से मुझे शुगर डायग्नोज हुई है। मैं सारा दिन बैठा रहता हूँ और जो है मैं खाता हूँ, बैठ जाता हूँ, काम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, ये रीज़न हो सकती है। या मेरे खाने के ऑप्शंस क्या हैं, मैं सुबह दोपहर शाम जो है वो क्या खा रहा हूँ, उस खाने की वजह से तो मुझे कोई इश्यू हुआ, मैं किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करूँ कि मेरी ये डाइटरी हिस्ट्री है, मैं सुबह ये खाता हूँ, दोपहर को ये खाता हूँ, रात को ये खाता हूँ,
तो इसकी वजह से मुझे कोई इशू हुआ है या कोई मेडिसिन की वजह से मुझे कोई इशू हुआ है या जो है वो स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है मेरे लिए, तो ये ऐसे कंसल्ट करके जो है वो एग्जैक्ट डायग्नोज ढूंढना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उसके ऊपर वो काम। अच्छा, आपने बात की एक्सेप्टेंस की। मेरे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ऐसी फीमेल्स जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, हाँ ठीक है, और वो डायबिटिक हो गई हैं। उनके लिए ये इससे बड़ा ट्रॉमा है ही नहीं कि उनकी शादी नहीं होगी, ठीक है। वो अपनी मेडिसिन नहीं ले सकती कि अगर हम कि कोई कैसे बहू लेकर आ सकता है जो कि बीमार है, ठीक है ना। लोगों ने इसको बना लिया HIV की तरह के उन्हें जाके अगर वो ऐसी बहू लेकर आएंगे, उसे डायबिटीज़ है तो आगे बाकी लोगों को भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपकी जो हमारी सोसाइटी है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। नो मैटर अगर हो गई है डायबिटीज़ हो गई है, आप में और उस पर्सन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपकी बॉडी में अल्लाह की तरफ से एक कुदरती एबिलिटी मौजूद है कि वो खुद से ब्लड शुगर लेवल मैनेज कर लेती है, और उस इंसान को खुद करने पड़ते हैं अपनी डाइट, मेडिकेशन और लाइफस्टाइल से। आपकी बॉडी अभी इतनी एबिलिटी लगती है कि वो कर लेती है, कर लेकिन लेते हैं। उन्हें जो है वो करनी पड़ती है। है बेसिकली वो फिर अपनी फर्टिलिटी को लेके कंसर्न हो हाँ। जाती है कि मुझे वो इशू नहीं होगा, कोई हार्मोनल बैलेंस मुझे जो है वो मुश्किल होगा, इम्बैलेंस होगा। तो ये जो है वो एजुकेट करने की ज़रूरत है हमारे माशरे को कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, कि जो एक दूसरे को टच करने से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो है वो कोई भी जो है वो इससे इशू नहीं होता, बल्कि ये उस इंसान ने मैनेज करना है, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर जो है वो न्यूट्रिशन एजुकेशन की ज़रूरत है अलोंग विद देयर काउंसलिंग और अलोंग विद ऑल नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। सो थैंक यू सो मच मुजाहिदुल इस्लाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके आंसर्स की वजह से काफ़ी कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी रहनुमाई हुई होगी। मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जो है वो अपने पेशेंट्स के लिए एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं और आम लोगों के लिए भी, कि जो उनके कॉमन सवालात हैं जो गूगल से अक्सर उनको सही मिल जाते हैं या गलत मिल जाते हैं, हाँ बिल्कुल। वो एक प्रोफेशनल्स के थ्रू जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो उनके जो है वो घर तक पहुंच जाए, उनके मोबाइल तक पहुंच जाए और उनके दिल तक पहुंच जाए, ये ज़रूरी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।